हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में। तो मेनली आज मैं जो यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ वो तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला है ब्लॉक स्टेटमेंट, दूसरा है कंडीशनल स्टेटमेंट और तीसरा है लूप्स। तो इन तीन तरह के कंट्रोल स्टेटमेंट को मैं आज पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट। ब्लॉक होता क्या है? जब हम प्रोग्राम के स्टेटमेंट को ग्रुप कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक को अगर हम सिंपल टर्म में बात करें तो ब्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट। यानी जब हम सिमिलर काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट को एक जगह रख देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लॉक। एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जब भी हम ब्लॉक बनाते हैं तब हम स्कोप भी डिफाइन कर देते हैं। तो स्कोप का मतलब क्या होता है? स्कोप की बात करूँ तो स्कोप का मतलब होता है जहाँ पे वेरिएबल्स का एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है। रिपीट करूँ तो ब्लॉक जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट होता है। जब हम सिमिलर काइंड ऑफ स्टेटमेंट को रैप कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक। और जब भी हम ब्लॉक बनाते हैं तो एक स्कोप डिफाइन कर देते हैं। स्कोप डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? स्कोप डिफाइन करने का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की एग्जिस्टेंस क्या होगी इस पे डिपेंड करता है वो स्कोप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही इसको देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल है। अगर हम ब्लॉक बनाते हैं उसमें कोई वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं तो उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ तक होगी। और मैं यहाँ पे लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगले भी बात करते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट और स्कोप ऑफ द ब्लॉक स्टेटमेंट। तो चलिए हम अपने कोड एडिटर पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑनलाइन कोड एडिटर यूज़ किया है। यहाँ इसका नाम है रेपलिट। आप भी चाहें तो रेपलिट पे जाके अपना प्रोफाइल बनाकर और इसमें आप बेसिक कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ब्लॉक स्टेटमेंट की बात करने वाला हूँ। जैसे जब भी हम एक कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं तो ये हम एक ब्लॉक डिफाइन कर देते हैं, इसे हम कहते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का इस्तेमाल हर जगह होता है, चाहे आप किसी भी तरह के स्टेटमेंट लिख रहे हों। जब ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यानी ऐसा स्टेटमेंट जिसे हमें एग्जीक्यूट कराना हो एक साथ तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक। उसे हम एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं। और ब्लॉक का एक अपना स्कोप होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया एक वेरिएबल लेट a = 10। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट b = 20। अब मैं ये दोनों वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे console.log a और console.log b, ये दो वेरिएबल्स हैं जिसे मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ यहाँ पे तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है। कौन सा रेफरेंस आ रहा है? b, यानी b इसे नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो b का स्कोप है वो इस ब्लॉक के अंदर है, यानी ये ब्लॉक के अंदर ही हम b का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्लॉक के बाहर b डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी b का रेफरेंस ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं console.log को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इस प्रोग्राम को दोबारा रन कराते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल 10 और 20 प्रिंट हो गया है। तो ये होता है ब्लॉक। जब भी हम ब्लॉक बनाते हैं तो एक तरीके का स्कोप डिफाइन करते हैं, और स्कोप जब हम डिफाइन करेंगे तो उस स्कोप में उस वेरिएबल्स की एग्जिस्टेंस होगी या नहीं होगी इस पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ वेर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल बनाएं तो क्या हम इसे एक्सेस कर सकते हैं? देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे मैंने रन किया। बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक वीडियो में, जिसमें मैंने बात किया है स्कोपिंग ऑफ द वेरिएबल। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मैं ऑलरेडी मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में बता चुका हूँ वेरिएबल्स का, कि वेर कीवर्ड से जो वेरिएबल्स बनते हैं उसका स्कोप कहाँ होता है मेमोरी में, जबकि लेट कीवर्ड से जो वेरिएबल बनते हैं उसका स्कोप कहाँ होता है मेमोरी में। तो अगर हम ब्लॉक के अंदर भी वेर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल बनाते हैं तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल बना जाता है। उसका स्कोप जो होता है वो ग्लोबली डिफाइन होता है, वो मेमोरी की बात है। मैं ऑलरेडी ब्राउज़र पे ये चीज़ आपको करके दिखा चुका हूँ। तो
तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें तो करके नहीं दिखाने वाला, इसके लिए आपको मेरा पुराना वीडियो ही देखना होगा। तो ये मैंने बात किया ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक वर्क करता है लेट कीवर्ड से बने वेरिएबल्स पे। कॉन्स्ट और लेट कीवर्ड से बने वेरिएबल्स एक ब्लॉक्स को वेरिएबल्स होते हैं, इसीलिए इनकी एग्जिस्टेंस ब्लॉक के अंदर ही होती है। तो अगर आप वेर कीवर्ड से बने वेरिएबल्स बनाते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक के बाहर भी, तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वेर कीवर्ड की बने वेरिएबल्स की मेमोरी जो होती है वो ग्लोबली डिफाइन होती है। तो ये तो मैंने बात कर लिया यहाँ पे ब्लॉक के बारे में। और अब अपना नेक्स्ट जो है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट 3 तरह के यहाँ पे होते हैं, इफ़ एल्स एंड स्विच। होते क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट और क्यों ज़रूरी है जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी हमें डिसीजन लेना होता है तो हम एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट। डिसीजन लेना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उसमें मैं चाहता हूँ कि 18 ईयर्स से ऊपर के यूज़र से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें या इंडिया के यूज़र से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकें। तो हम इस तरीके का जो कंडीशंस हैं वो कैसे लगाएंगे कि 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद वो इंडिया का ही होना चाहिए, उसके बाद वो ये पर्टिकुलर सेक्शन का ही होना चाहिए। ये कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि कैसे ये चीज़ें होंगी? तो इसके लिए प्रोग्राम में डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रोग्राम में डिसीजन लेते हैं तब हम प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने ये रियल लाइफ सिंपल एग्जांपल बताया, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है। तो वो डिसीजन जो होता है वो इफ़ की मदद से ले सकते हैं, इफ़ एल्स की मदद से ले सकते हैं और स्विच की मदद से ले सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इफ़ के बारे में। इफ़ जो होता है वो डिसीजन लेता है, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने पहले बात किया था वेबसाइट वाले एग्जाम्पल के बारे में। तो अगर वेबसाइट का जो यूज़र है वो 18 प्लस है, तब तो उसे हम ये सेक्शन ऑफ कोड या ये सेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज़ करने देंगे, अदरवाइज इसे कुछ यूज़ नहीं होगा, यानी एग्ज़िट हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है इफ़। मैं आपको सबसे पहले कोड करके ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि कोडिंग से जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और इसको यहाँ पहले रैप करता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले लेट यूज़र इक्वल टू 18 और इफ़ यूज़र ग्रेटर देन या इक्वल 18। स्टेटमेंट के पैरेंथेसिस होते हैं, इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे हमें यूज़र को टेस्ट करना है कि यूज़र की जो वैल्यू है वो 18 से बड़ी है या उसके इक्वल है, तो ही हम ये सेट ऑफ कोड यूज़ कर सकते हैं। अब ये सेट ऑफ कोड जो हम होता है वो एक ब्लॉक में डिफ़ाइन करते हैं। ये जो होता है ये इफ़ का ब्लॉक है, यानी अगर इफ़ की कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये जो डिसीजन लेगा इफ़ या तो ट्रू या फॉल्स। अगर यूज़र की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है 18 के, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होता है? यहाँ पे ये कंपैरिजन होकर यहाँ पे रिटर्न होता है या तो ट्रू, अदरवाइज या फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न होगा तो इसका मतलब होगा कि ये ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब ये ब्लॉक क्या है? ये ब्लॉक में हम मल्टीपल स्टेटमेंट रख सकते हैं कि अगर हम ये यूज़र की वैल्यू 18 या 18 से बड़ी है तो हम ये सेट ऑफ स्टेटमेंट उसको दिखाना चाहेंगे। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ console.log, उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ you are eligible। बाद में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ console.log you can use this वेबसाइट। अगर मैं इसको यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करूँ तो क्योंकि यूज़र की वैल्यू 18 है यानी 18 का इक्वल है, तो ये जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू हो जाता है। और इफ़ कंडीशन ट्रू होने के कारण ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट
एग्जीक्यूट होते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई कि जब इफ़ कंडीशन की वैल्यू ट्रू होती है तब ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। अब क्या होगा अगर इफ़ स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स होगी? अगर इफ़ स्टेटमेंट की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगी तो अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल को ही थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें कि अगर यूज़र की वैल्यू 18 या 18 से बड़ी है तब तो हम वेबसाइट को दिखा रहे हैं वहाँ पे, या कुछ ना कुछ मैसेज दे रहे हैं उस वेबसाइट को। लेकिन क्या हो जब 18 से नीचे वाले यूज़र यूज़ करें? उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं इस वेबसाइट को क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ? तो यहाँ पे आता है एल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में कंट्रोल तभी आता है जब इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होती है। यानी इफ़ की स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो यहाँ पे जो अपना कंट्रोल है वो एल्स स्टेटमेंट आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे एल्स में कंसोल डॉट लगा कर मैसेज देना चाहूँ यूज़र को, तो ये दो मैंने मैसेज दे दिया है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को पहले रन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क कर गया। क्यों? क्योंकि इफ़ के जो ये स्टेटमेंट है यानी यूज़र ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फॉल्स होता है तो हमेशा जो कंट्रोल है वो एल्स स्टेटमेंट में आता है। तो अगर हमें प्रोग्राम में किसी तरीके का डिसीजन लेना हो, डिसीजन मेकिंग करना हो, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पहला तो इफ़ या एल्स। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू है, यानी अगर यूज़र 18 है या 18 से बड़ा है, तब तो हमें ये चीज़ें दिखानी है, ये चीज़ें करनी है, या कुछ भी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। मैंने तो यहाँ सिंपल लॉक करके आपको दिखाया है, लेकिन कुछ भी सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अगर यूज़र यानी जो यूज़र मिल रहा है या जो यूज़र एक्सेस कर रहा है या आपके वेबसाइट को या प्रोग्राम को, तो उसको हमें एलिजिबिलिटी नहीं देना है अगर वो 18 से कम है, तो एल्स स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, इफ़ और एल्स स्टेटमेंट में हमें ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास केवल और केवल सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तब। इफ़ के बॉडी के अंदर यानी इफ़ के ब्लॉक के अंदर एक लाइन लिखा हुआ है तो हमें ये कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, ये मैंने सही कहा है कि अगर इफ़ या एल्स के अंदर केवल एक लाइन लिखा हुआ है तो हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल A11 पे ही रन करता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपना जो ये एल्स केस है वो रन किया, क्योंकि जो यूज़र की वैल्यू है वो 11 है, इसीलिए ये एल्स केस रन होने के कारण यहाँ पे 18 प्रिंट हो गया है। दूसरा कंडीशंस, जब यहाँ पे मैं 18 रख देता हूँ या 19 रख देता हूँ और इसको दोबारा रन करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं कि यू आर एलिजिबल प्रिंट हुआ। तो ये मैंने बात किया इफ़ के बारे में, इफ़ और एल्स के बारे में। तो उसके बाद इफ़ एल्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इफ़ एल्स क्या होता है? इफ़ एल्स भी वही है, इफ़ एल्स यानी दोनों का कॉम्बिनेशंस। यानी हो सकता है कि आप मल्टीपल कंडीशन पे यूज़र को टेस्ट करना चाहते हैं। अगर यूज़र की वैल्यू 18 से कम है, फिर 60 या 70 से ज़्यादा हो, तब हम इस वेबसाइट को नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए कैसे करेंगे? तो पहले तो हम लगाएंगे इफ़, क्या यूज़र की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल है 18 क्या? अगर हाँ है तो हम एक यहाँ पे ब्लॉक ही बना लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर होता है। console.log you are eligible। लेकिन क्या हो कि मल्टीपल कंडीशन चेक करने हो, यानी यूज़र या तो 18 या 18 से कम हो तो यूज़ नहीं कर सकता, या फिर 60 या 60 से ज़्यादा हो तो यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर मल्टीपल्स कंडीशंस आ जाए, ऐसे सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करने हो, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे इफ़ एल्स के बारे में। तो इफ़ एल्स के अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इसमें भी एक हम कंडीशन लिखते हैं। वो कंडीशन हो सकता है कुछ भी, ये भी कंडीशन बिल्कुल ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो मैं अगर यहाँ पे यूज़र ग्रेटर देन इक्वल टू 60 करूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं ब्लॉक बनाता हूँ कि अगर ग्रेटर देन है 60 यूज़र की वैल्यू,
तब ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, यानी या तो ये कंडीशन ट्रू होगा यानी यूज़र की वैल्यूज़ 18 होगी, 18 से ज़्यादा होगी, तब तो हमें ये चलाना है। लेकिन 60 से ज़्यादा होने पे यानी ये कंडीशन अगर हो तो ये चलाना है। अदरवाइज़ भी हम लिख सकते हैं, यानी एल्स भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओ, यहाँ पे इफ़ एल्स नहीं, एल्स इफ़ होता है, इसीलिए यहाँ पे ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे ये एल्स इफ़ होता है, तो सॉरी फॉर सिंटेक्सुअल एरर, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो फ़िलहाल क्योंकि ये यहाँ पे यूज़र की वैल्यू 18 है तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, और ये कंडीशन ट्रू होने के बाद ये लाइन जो हमें प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे यूज़र की वैल्यू 70 करूँ, उसके बाद हम रन करके देखते हैं, यहाँ पे यू आर एलिजिबल इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये इफ़ कंडीशन सबसे पहले ट्रू हो रहा है। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि ये तीनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होंगी, या तो ये कंडीशन यानी इफ़ अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, उसके बाद एल्स इफ़ चेक होता है, उसके बाद कंट्रोल एल्स में जाता है। क्योंकि जो पहला इफ़ स्टेटमेंट है वो कंटेन कर रहा है कि यूज़र की वैल्यू ग्रेटर देन 70 है या नहीं है। 70 है यहाँ पे, तो ये लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँ, अगर आपने ऑपरेटर की वीडियो नहीं देखी तो वो देख दीजिए। सबसे पहले मैं एंड और के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में, वो उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके बाद मैं अगर यूज़ करूँ यूज़र लेस देन या इक्वल टू 60 है या 59 है, ऐसे हम लिखते हैं, 60 लेते हैं, और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन ट्रू होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यूज़र की वैल्यू यहाँ पे 70 डाला हुआ है, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे यू आर ग्रेटर देन 60 एंड यू आर नॉट एलिजिबल, ये मैंने मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ऐसे स्टेटमेंट जो ये भी कंडीशन फॉलो करे, ये भी कंडीशन फॉलो करे, वहाँ पे वो एल्स में जाएगा। यानी अगर मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यू रख दूँ, जैसे स्ट्रिंग में रख देता हूँ HE, तो अब ना तो ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है ना ये स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे नंबर्स को चेक कर रहे हैं, तो एल्स स्टेटमेंट चेक करने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज इज़ नॉट वैलिड, ज़्यादा बेटर रहेगा, एज इज़ नॉट वैलिड। अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर से हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आने वाला है, एज इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे एज दिया है वो कुछ स्ट्रिंग दे दिया है। तो ये होता है इफ़, एल्स इफ़ और एल्स स्टेटमेंट। अब मैं बात करता हूँ स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट भी डिसीजन मेकिंग के काम आता है, लेकिन मल्टीपल इफ़ एल्स अगर हमें यूज़ करने पड़ रहे हैं, यानी बार बार इफ़ एल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, 3-4 बार ऐसे कंडीशंस हैं जहाँ पे हम इफ़ एल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं स्विच केस की मदद से। स्विच केस की मदद से भी हम डिसीजन ले सकते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्विच केस कैसे लिखते हैं और क्या उसका सिंटैक्स है। तो यहाँ पे मैं यही एग्जांपल को सेट करने वाला हूँ, यूज़र वाला है। तो स्विच केस की बात अगर मैं करूँ तो स्विच केस लिखने के लिए सबसे पहले लिखना होता है स्विच। स्विच के अंदर कोई ना कोई होता है, या तो स्टेटमेंट या तो कोई स्ट्रिंग, दो तरीके से हो सकते हैं। या तो कोई स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, यानी किसी तरीके का स्टेटमेंट, या कोई ना कोई स्ट्रिंग, जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ यूज़र। अब ये स्विच क्या करेगा, स्विच इस यूज़र को हर एक केस में मैच करेगा। जैसे यहाँ पे मैं केस बनाता हूँ, यहाँ पे जो है वो 22, ये एक केस है। केस का मतलब क्या होता है कि स्विच ये नंबर्स को लेगा, यानी 22, और इसको यहाँ पे केस के नंबर के साथ मैच करने की कोशिश करेगा। अगर ये केस मैच हो जाता है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट केस में बनाता हूँ केस, उसके बाद मैं लिख देता हूँ 60। उसके बाद नेक्स्ट केस में बनाता हूँ, उसमें लिख देता हूँ 90। अब एक स्टेटमेंट और होता है स्विच में, वो होता है डिफ़ॉल्ट। जैसे वहाँ पे इफ़ एल्स में एल्स ब्लॉक होता था, सेम एज डिफ़ॉल्ट होता है। किसी भी केस में मैच नहीं कर पाया जो यूज़र की वैल्यू आ रही है तो वो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को चलाएगा। कुछ ना कुछ कंसोल प्रिंट करा के दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल बताऊँगा। मैं console.log और मैं यहाँ पे UR18 में यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद UR60, इसके बाद एक मैं और यहाँ पे लिख देता हूँ जिसमें आप मैं अगर 90 लिख देता हूँ। इन एज के अलावा और कोई एज आता है तो UR इज़ नॉट वैलिड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे 90 लिखता हूँ। 90 तो जब यूज़र की वैल्यू 90 होगी तो कौन सा केस मैच करने वाला है यहाँ पे? बिल्कुल ये 19 वाला। और उसके बाद ये वैल्यू यानी ये मैसेज प्रिंट हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ कि ये एक और चीज़ प्रिंट कर रहा है जो कि वो ये डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ कंसोल है। अगर मैं एज की वैल्यू 18 रखता हूँ तब देखता हूँ क्या होता है। जब मैंने एज की वैल्यू 18 रखा तब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे हैं, यानी ये भी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है, ये भी स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है और ये भी प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सा हमें स्विच केस का इंटरनल वर्किंग समझना होगा। स्विच केस करता क्या है कि ये यूजर्स यानी जो कांस्टेंट है जो स्विच के ब्लॉक में यहाँ पे मिल रहा है पैरेंथेसिस में, उसको हर एक केस के साथ मैच करने की कोशिश करता है। यहाँ पे जिस केस के साथ वो मैच करता है उस स्टेटमेंट को वो प्रिंट करा देता है। उसके बाद बाकी सारे मैचिंग्स नहीं होते, उसके बाद जो ये बाकी सारे स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं वो उसके लिए एक सिंपल स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं, तो वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो इसीलिए सारे स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम है ब्रेक। ब्रेक एक कीवर्ड है जो क्या करता है कि हमें ब्लॉक से ही बाहर निकाल देता है। यानी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ 18 वाला तो क्या होगा कि ब्रेक कीवर्ड चलेगा और यहाँ पे स्विच केस से ही बाहर हम निकल जाएंगे। तो अब इस प्रोग्राम को मैं रन करके सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि केवल UR18 प्रिंट हुआ है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे 60 दूँ तो 60 देने पे फिर वही वर्क होगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा जो कि ये, और उसके बाद सारे स्टेटमेंट बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होंगे। इसीलिए हमें हर एक केस के अंदर एक कीवर्ड लिखना होगा जिसका नाम है ब्रेक, और ये हमें हर एक केस के अंदर लिखना होगा क्योंकि कोई भी केस अगर मैच हो तो हम चाहते हैं कि हम एग्ज़िट हो जाए इसके स्कोप से, यानी स्विच के स्कोप से तो एग्ज़िट हो जाए। तो यहाँ पे जो ब्रेक है वो यही वर्क करता है। तो अगर मैं फिर से आपको रन करके दिखाऊं तो यहाँ पे 60 केवल प्रिंट होगा और ये ब्रेक होने के कारण प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ स्विच के बॉडी से बाहर निकल गया नहीं। तो ये मैंने बात किया यहाँ पर स्विच के बारे में। अब हम बात करते हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होता है? लूप्स का अगर मैं बेसिक आपको मतलब बताऊं तो लूप्स का मतलब होता है घूमना, यानी गोल गोल घूमना। लेकिन प्रोग्रामिंग में लूप का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग में अगर मैं लूप का मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना। यानी अगर किसी तरीके का स्टेटमेंट है उसे हमने बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग में लूप जो होता है वो किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करने का काम आता है, या कोई स्पेसिफिक कंडीशंस पे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। तो लूप का रियल लाइफ अगर मैं एग्जांपल की बात बताऊं तो फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं फ़ोन डायरेक्टरी को। फ़ोन डायरेक्टरी में 150 नंबर है।
अब ये सोचते हैं कि 150 नंबर को प्रिंट करने के लिए हर एक बार तो वो सिस्टम अपने नंबर को नहीं प्रिंट कर रहा होगा, उसको एक लूप कंडीशन में डाल दे रहा होगा, और लूप कंडीशन के कारण वो 150 नंबर ये सारे के सारे एक बार प्रिंट होते हैं। या अगर मैं बात करूँ प्लेलिस्ट के बारे में, अगर आपने गाना वगैरह ऐप यूज़ किया हो तो उसमें प्लेलिस्ट होता है, तो उसमें भी बहुत सारे गाने होते हैं, 150-200 सॉन्ग्स होते हैं। हर एक प्ले जो होता है वो एक लूप की मदद से प्रिंट हुआ होता है, न कि हर एक जो वहाँ पे सॉन्ग का नेम दिखाई दे रहा है वो इंटरनली वो लिखा जा रहा है किसी न किसी के द्वारा, या हर बार उसे डिस्प्ले पे दिखाने के लिए उसे हर बार लिखकर सेंड किया जा रहा है उधर से। वो एक लूप का कंडीशंस होता है, वो हर बार अपने हिसाब से प्रिंट करता जाता है। या हम टॉप 50 की बात करें तो टॉप 50 गाने पहले सेलेक्ट करके उसे लूप के द्वारा आपके मोबाइल या डेस्कटॉप पे प्रिंट किया जाता है। तो लूप कितने तरीके के होते हैं? यहाँ पे लूप 3 तरीके के होते हैं अभी फ़िलहाल, और भी होते हैं लेकिन वो एरे के लूप्स होते हैं, वो मैं आपको एरे वाले चैप्टर में, स्ट्रिंग वाले चैप्टर में बताऊँगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल लूप्स 3 तरीके के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर लूप को। तो फॉर लूप जो होता है, सबसे पहले मैं ये चीज़ों को क्लियर करता हूँ या कमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप का एग्जांपल से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि लूप का काम होता है किसी न किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना। अगर हमने एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो तो हम लूप की मदद से ये करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बेसिक एग्जांपल के लिए टेबल्स प्रिंट करके आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तरीका क्या है कि हर बार हम console.log लिखें और यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यानी 2 × 1, उसके बाद इसको दोबारा ऐसे कॉपी करें, उसके बाद मैं इसके बाद एक और लिखता हूँ 2 × 2 एंड सो ऑन, ऐसे ही लिखता जाऊँगा तो ये 2 का टेबल यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर हम ऐसे करेंगे तो हम यहाँ पे 10 लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको कहूँ कि 1 से लेके 100 तक वैल्यू को प्रिंट कराओ या 1 से लेके 100 तक का सम प्रिंट कराओ, तो हो सकता है आप वो भी लिख दें console.log। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 1 से लेके 1000 तक वैल्यू को प्रिंट कराऊँ तो आप कहो कि बस अब नहीं होगा मुझसे, मैं इससे ज़्यादा नहीं लिख सकता console.log। तो कैसे हम इस console.log के अलग अलग वैल्यू पे एग्जीक्यूट कराएं बार बार, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लूप। तो यहाँ पे हम लूप यूज़ करते हैं फॉर। तो सबसे पहले मैं फॉर के बारे में बात करता हूँ। फॉर लूप जो होता है वो 3 चीज़ें लेता है। पहला होता है वो जो वेरिएबल्स, यानी जहाँ से हमें लूप का स्टार्टिंग पॉइंट सेट करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट i = ये मैं रख देता हूँ 1, ठीक है। अब यहाँ पे i या i की वैल्यू हम केवल i इनिशियलाइज कर लें, केवल i हम केवल वेरिएबल बना लेते हैं। तो i = 0, यानी i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो? 0 से। i greater than equal to 10 और i++, ये 3 स्टेटमेंट के बारे में अभी थोड़ा सा डिस्कस मैं करता हूँ यहाँ पे। तो फॉर लूप जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो सबसे पहले इनिशियलाइज करता है i की वैल्यू 0। देन यहाँ पे कंडीशन चेक करता है क्या i की वैल्यू 10 से छोटी है? हाँ है। तो ये i++ पहले नहीं करता, सबसे पहले ये ब्लॉक ऑफ बोर्ड, यहाँ पे सबसे पहले ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे console.log में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 × i, तो ये क्या होगा यहाँ पे, कैसे ये वर्क करेगा? फ़िलहाल i की वैल्यू क्या है? 0 है। अगर मैं टेबल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे 1 रख लेता हूँ, ये बेहतर होगा, क्योंकि टेबल जो होता है वो 0 स्टार्ट नहीं होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले क्या है, i की वैल्यू 1 है, 1 < 10 है, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है, 1 की वैल्यू 10 से छोटी है। तो जब ये कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले ये बॉडी के अंदर जो कोड लिखे हुए होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होंगे। अब वो एग्जीक्यूट होंगे तो 2 × 1 क्या होंगे? 2 होंगे, तो 2 कंसोल पे प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद i++ इंक्रीमेंट होगा,
ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है तो वो वैल्यू इनिशियलाइज करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करता है, देन वो फिर आई को इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ पे दोबारा इनिशियलाइजेशन नहीं होता। अगर ये आप सोच रहे हैं कि फिर से आई की वैल्यू 1 होगी, तो ऐसा नहीं होगा। जब आई इंक्रीमेंट होगा तो केवल और केवल जो कंट्रोल है वो इस लाइन पे जाएगा, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, केवल और केवल यहाँ पे कंडीशन वाली लाइन पे जाएगा और फिर से कंडीशन चेक होगा और देन ये फिर से console.log प्रिंट करेगा। तो मैं अगर आपको रन करके यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, टेबल यहाँ पे बिल्कुल प्रिंट हो चुका है। तो इसी तरीके से होता है वाइल लूप। वाइल लूप भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंटेक्चुअल डिफरेंस है। जैसे वाइल, तो वाइल में मैं यहाँ पे पहले वैल्यू दे देता हूँ आई लेस देन इक्वल टू 10 हो, जब तक ये चलना चाहिए लूप। वाइल का मतलब ये होता है कि जब आई की वैल्यू 10 या 10 से छोटी हो तब तक ये लूप जो है वो वर्क करना चाहिए, यानी घूमते रहना चाहिए। उसके बाद मैं ये लाइन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपली, और हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है आई में, अगर यहाँ पे लिखूँ तो ये बिल्कुल सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फ़िलहाल ये इनफाइनाइट हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू केवल 1 रखा है और हर बार ये आई की वैल्यू 10 से छोटी है। जब तक हम आई इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखना है। कभी कभी हम ऐसे मिस्टेक कर देते हैं कि वाइल लूप यूज़ करते हैं और मैंने यहाँ पे कंडीशन तो लगा दिया, उसके साथ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर दिया और आई को इंक्रीमेंट ही नहीं किया। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट ना होने के कारण जो यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है वो कभी फॉल्स ही नहीं होता, वो हर बार ट्रू ही रिटर्न करता है। तो इसीलिए जो वाइल लूप है वो कंटिन्यूअसली इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अगर मैं अब दोबारा इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है। डू वाइल लूप वाइल लूप या फॉर लूप से थोड़ा सा अलग होता है। डू वाइल लूप में हम सबसे पहले डू डिफाइन करते हैं, यानी सबसे पहले ये करना है, देन इसे बार बार करना है। अगर मैं इसे कहूँ तो अगर आपने एटीएम वगैरह का स्क्रीन देखा होगा तो सबसे पहले हम एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ स्टेटमेंट जो होता है वो प्रिंट हो जाता है वहाँ पे। जैसे बैंकिंग का और कुछ सर्विसेज वगैरह का जो बटन होता है वो प्रिंट हो जाता है। उसके बाद हमें चेकिंग करनी होती है, यानी पिन वगैरह मांगा जाता है, टेस्टिंग होता है, चेकिंग होता है। तो कुछ ना कुछ पहले ब्लॉक ऑफ कोड का एग्जीक्यूट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ और यहाँ पे वाइल में एक कंडीशन लगाते हैं कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 10 हो तो ये जो डू हो वो बार बार वर्क हो। तो यहाँ पे मैं सेम एज टेबल प्रिंट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ और मैं इसे रन करूँ, अगर टेबल प्रिंट हो रहा है। लेकिन क्या हो जब आई की कंडीशंस फॉल्स हो, यानी आई यहाँ पे मैं अगर 11 रख दूँ तो क्या होगा? क्या ये लूप एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा? तो अगर मैं इसे आपको फिर से रन करके दिखाऊं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ पे प्रिंट हुआ है, वो है 22। ये क्यों हुआ? सबसे पहले डू ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, तब वाइल में लिखे स्टेटमेंट की टेस्टिंग होती है। तो अगर सबसे पहले ये डू ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे 22 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये कंडीशन चेक हुआ। कंडीशन जब चेक हुआ तो जावास्क्रिप्ट को लगा ओ ये तो कंडीशन ही फॉल्स है। लेकिन क्योंकि ये डू ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ था पहले, इसीलिए यहाँ पे 22 प्रिंट हुआ। उसके बाद प्रोग्राम लूप से एग्जिट कर गया। तो ये होता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप हमें तब यूज़ करने होते हैं जब हम कुछ ना कुछ स्टेटमेंट को पहले प्रिंट करना चाहते हैं, यानी दिखाना चाहते हैं या यूज़र को करने देना चाहते हैं। उसके बाद उसके बेस पे हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा जो एग्जांपल लगता है वो है एटीएम मशीन का।
अगर आपने एटीएम को यूज़ किया है तो आप जैसे ही कार्ड लगाते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें प्रिंट होती हैं। उसके बाद आप सर्विसेज पे जाते हैं या बैंकिंग पे जाते हैं, या जैसे आपका अलग अलग एटीएम कार्ड के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें अलग अलग फ़ीचर्स होते हैं। तो आप पैसे निकालने की कोशिश करते हैं, अमाउंट यूज़ करते हैं। उसके बाद अमाउंट यूज़ करने के बाद उसमें आप कुछ ना कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं। उसके बाद आप जब पैसे निकलने की बारी होती है तब हमें पिन मांगा जाता है, और अगर पिन गलत हो तो हमें एग्ज़िट कर दिया जाता है। पिन सही हो तो दोबारा वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती है, आपके पैसे निकल जाते हैं। यानी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट को पहले करने दिया गया, उसके बाद यहाँ पे चेकिंग हुई। मैं यहाँ पे केवल एक एग्जांपल के तौर पे एटीएम का बताने वाला हूँ। एक्चुअल में जो एटीएम का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये डू वाइल लूप से हम एटीएम का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। केवल एग्जांपल के तौर पे मैं वो सिंपल एग्जांपल आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए और प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।